बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद के साथ कि आपकी एक और बहुत खूबसूरत सी सुबह का आगाज हो चुका है। आप अपने अपने कामों की जानिब या जाने वाले हैं या पहुंच के हमें देख रहे हैं, एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। आज के शो में ज़्यादातर हमने सोचा कि हमने यूएस इलेक्शंस को डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले इमरान हम सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम, जो उस क्रिएटिव अवाम को दाद देना चाहेंगे जिन्होंने कल से इंटरनेट पे धूम मचाई हुई है। इतनी मीम्स, इतने ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने जोक्स बनाए हैं कि मतलब बंदा परेशान हो। अच्छा, मैं सुबह उठा जब ओबियसली अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी आदत है कि मैं ट्विटर ट्रेंड देखता हूँ कि टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है, तो मैंने इसलिए देखा कि मुझे कुछ रिजल्ट्स का पता चलेगा, लेकिन वहाँ पे सारी मीम्स पाकिस्तानी इंतखाबात के साथ मिली जुली हुई और ट्रंप के नाम के साथ वोट को इज्जत दो जैसे नारे लिखे हुए। इट वाज रियली अमेजिंग। और मैंने कहा कि यार कितना दिमाग चलता है पाकिस्तानी अवाम बहुत क्रिएटिव है। कुछ भी हैपनिंग होती है इंटरनेशनली, आप देखें तो बहुत जो भी हैपनिंग हो, कुछ ना कुछ हम उसमें एक ऐसा एलिमेंट जरूर ढूंढ लेते हैं जो एंटरटेन खुद भी होते हैं दूसरों। बिल्कुल। और रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त। जो बाइडेन अभी तक जीते नहीं है, जीत रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं डूब रहा हूं, अभी डूबा तो नहीं हूं। लेकिन क्या रिजल्ट्स आएंगे, और इसके साथ साथ हम अगर आज के पोल की बात करें, वो भी अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से है कि क्या इन इंतखाबात के बाद जो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात हैं, इसमें कोई पॉजिटिव तब्दीली, कोई पेशरफ्त आप देखते हैं, कोई मस्बत तब्दीली देखते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में? आपने हाँ या ना में जवाब देना है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, सो आप जरूर व्हाट्सएप और आज डिस्कशन तो हम करेंगे, यूएस इलेक्शन की राय भी बीच में शामिल हो जाएगी, तो अच्छा एक रिजल्ट हमें पता लगेगा। शो के एंड में मिस पोल के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। सुपर पावर अमेरिका का अगला सदर कौन? डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कड़ा मुकाबला, पूरी दुनिया की नजरें इंतखाबी नताइज पर लग गई। गुस्ताखाना खाके दुनिया में इंतशार की साजिश, आजादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, वजीर आजम। आर्मी चीफ का रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स का दौरा, एलओसी पर भारतीय फायरिंग का निशाना बनने वाले शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का आज़म। डिप्रेशन जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत के लिए खतरनाक, इससे कैसे निजात पाई जाए, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, हुकूमत का स्कूल्स और कारोबार बंद करने की बजाय कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का ऐलान। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मसनूई बाजुओं से गिटार पर धुनें बिखेरने वाले माँ जाहिद होंगे एक्सप्रेसो के खुसूसी मेहमान। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ, इलेक्शन कमीशन के पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग को नोटिस जारी। मशरकी और मगरबी फन तामीर का आईनादार लॉरेंस गार्डन, इसके तारीखी पहलुओं को उजागर करेंगे वसी शाह और हिना न्याजी, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। जी, हेडलाइंस आपने देख ली, सेगमेंट्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल हम प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताते हैं, ताकि अगर आप घर से निकलें तो आपको अंदाजा हो कि आपने किस हिसाब से घर से जाना है। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मैक्सिमम दर्जा हरारत 30, जबकि मिनिमम जो रहने वाला है वो 13 डिग्री रहने वाला है। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद की बात की जाए तो मैक्सिमम दर्जा हरारत 28 है और कम से कम दर्जा हरारत 12 है। तो तकरीबन बिल्कुल कल जैसा मौसम है। कल भी तकरीबन टेम्परेचर सेम थे। और आज हम आपको बताएं कागान के मौसम के बारे में, उसके साथ साथ सवात के मौसम के बारे में। सबसे पहले कागान, मैक्सिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 7 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी यहाँ पे। और सवात के अंदर 12 मैक्सिमम, जबकि -1 मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है सवात के अंदर भी। सो ओवरऑल हम करें तो प्लेजेंट मौसम है, अच्छा मौसम है, और शुमाली इलाके भी है, तो इसलिए मौसम अच्छा ही होता है यहाँ पे उम्मीद तौर पर। अब हम बड़ी खबर की जाए, बिल्कुल, अब हम देखते हैं आज की बड़ी गर्म मौसम। बड़ी खबर में बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात की। 59वें सदारती इंतखाब के लिए अमरीका भर में वोटिंग के बाद नताइज का सिलसिला जो है जारी है, और 10 करोड़ अमरीकी अवाम ने इंतखाब के दिन से पहले ही अर्ली वोटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अपना वोट कास्ट किया। अमेरिका की बात की जाए तो गैर मामूली हालात में होने वाले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसके नताइज आने का सिलसिला जारी है।
गैर हतमी नताइज और आम अवामी राय में जो बाइडेन को इलेक्शन में बढ़तरी हासिल हुई, लेकिन ट्रंप भी इनसे ज्यादा पीछे नहीं है। ताहम बात की जाए पूरी दुनिया की नजरें इस इलेक्शन ट्रंप ने की, उन्होंने सिचुएशन और मुख्तलिफ कर दी, चूंकि दोनों ने जीत का दावा कर दिया। इस वक्त हमें कामरान यूसुफ ज्वाइन कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, हमारे प्रोग्राम द रिव्यू के एंकर पर्सन हैं और सीनियर कोरेस्पॉन्डेंट भी हैं डेली ट्रिब्यून के। उनसे हम जरा इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कैसे फोर्सी कर रहे हैं सिचुएशन को जो कि आगे बिल्ड हो रही है रिजल्ट्स के बाद। कामरान, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल से यकीनी तौर पे आप फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। सबसे पहले तो अपना एनालिसिस दीजिए, अब तक जो रिजल्ट सामने आए हैं क्या आप उनको गैर मामूली नताइज समझते हैं या ऐसे ही आने थे रिजल्ट्स? वैसे तो आपने बड़ा संजीदा सवाल किया है, लेकिन आप शुरू में आपने आगाज किया कि मीम्स बहुत बन रही हैं, तो मेरे ख्याल में सुबह का टाइम है तो लोगों को लाइटन अप किया जाए। तो मुझे भी एक लतीफा मिला कि जितना पाकिस्तानी अवाम को पता है अमेरिकी इलेक्शंस के बारे में, जितना फॉलो करें वो अमेरिकी भी नहीं कर रहे। वो एक लतीफा ऐसा है कि पाकिस्तानी ने अपने अमेरिकी दोस्त को फोन किया कि पूछा कि यार कौन जीत रहा है। उसने कहा यार मुझे तो कोई नहीं पता, मैं तो कोई नहीं फॉलो कर रहा। जब उसने अपने पाकिस्तानी दोस्त को फोन किया, उसने ना सिर्फ बाकायदा बताया कि कौन सी स्विंग स्टेट्स हैं, कहाँ पे ट्रंप आ गए हैं, कहाँ पे बाइडेन आ गए हैं, एक एक पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज बताई। तो इतने में अपने दोस्त ने उसने फोन रख दिया। उन्होंने कहा यार बस करो, मतलब इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो ये आलम है, इतना कंसर्न। जहां तक नताइज की आप बात कर रहे हैं कि गैर मामूली है, गैर मामूली या अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड इस तरह से कि देखें, पहले तो ये था कि जो अर्ली जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उसमें यह था कि ट्रंप को कोई इतना चांस नहीं दे रहा था उस तरह से, और वो कह रहे थे कि शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, इतना कांटे का मुकाबला ना हो। एक तो वो जो प्रेडिक्शंस थी वो किसी तरह से मेरे ख्याल में सही साबित नहीं हुई कि ट्रंप बावजूद इसके, अगर आप देखें 2016 के मुकाबले में उनको अभी तक ज्यादा वोट पड़े हैं, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम नहीं हुई। तो कि उसके बरक्स ये भी है कि अब तकरीबन 7.5 करोड़ वोट जो बाइडेन को मिल चुके हैं, जो अमेरिका की तारीख में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले जाहिर है कि ओबामा को 6 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो इस लिहाज से जितना कांटेदार ये मुकाबला है, मेरे ख्याल में ये शायद लोग उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाइडेन के बारे में था कि वो आसानी से पहुंचेंगे। तो अच्छा, ये जिस तरह से कामरान अभी आपने बात की कि अनएक्सपेक्टेड एक तरह से एक इसका एंगल ये भी है, लेकिन अगर बात की जाए ट्रंप के हवाले से तो उन्होंने अभी वोटिंग के नताइज आना शुरू हुए तो उन्होंने पहले ही धांधली का शोर मचाया। ही वाज मेंटली प्रिपेयर्ड आई गेस फॉर दैट कि उन्होंने इस बारे में शोर मचाना है। तो क्या लगता है कि इस सिचुएशन में जो एक कह ले शफाफियत का एलिमेंट है वो किस हद तक मुतासिर हुआ है? देखिए, ये पहले भी जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना सिर्फ उन्होंने इलेक्शन के दिन बल्कि उससे पहले भी ये कह चुके हैं कि वो अगर हारे तो वो शिकस्त नहीं मानेंगे। तो ये तो बड़ा वाजे है और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब कल भी उन्होंने इलेक्शन के नताइज आने से पहले ही ये धांधली का इल्जाम लगाया, तो जो अमेरिकन मीडिया था उन्होंने बहुत उसको कहा कि ये बहुत अनडेमोक्रेटिक है और एक सदर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल में लग यूं रहा है कि जो बाइडेन शायद व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे, क्या ट्रंप जो हैं वो इतनी आसानी से इक़्तिदार छोड़ देंगे? ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जो ट्रंप के चाहने वाले हैं वो बिल्कुल जियाले हैं, वो बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं, और इसी वजह से एक खदशा मौजूद है कि शायद अमेरिका में कोई वायलेंस या खाना जंगी ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में अब ये बहुत हद तक दारोमदार है ट्रंप के ऊपर कि वो क्या अपनी शिकस्त मानेंगे, और अगर वो अपनी शिकस्त ऐसा लगता है कि नहीं मान रहे तो फिर मेरे ख्याल में हालात जो हैं वो बड़े खराब हो सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करें कि व्हाइट हाउस के सामने कोई कंटेनर या धरना कुछ हो सकता है, ऐसा ये एक्सपेक्ट करें? मेरे ख्याल में ऑलरेडी वहां पर लोग इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, पेशेंट कोई कर रहा है। रात को देखा हमने वैसे कुछ ऐसे हालात है। अच्छा, ये तो लाइटर नोट पे बात होगी। कामरान, ये भी बता दीजिए कि ये जो इतना ज्यादा, जैसा कि आपने भी हमें बताया और हम पढ़ भी रहे हैं कि जो बाइडेन को इतनी बड़ी तादाद में कुछ जगहों पे सरप्राइज भी किया उन्होंने, इतने ज्यादा वोट्स पड़े, तो ये क्या बेसिकली एंटी ट्रंप वोट था जो उनकी पॉलिसीज थी? आपको लगता है कि जो बाइडेन ने खुद लोगों की जो तवज्जो है वो हासिल की है? क्योंकि हमने मुसलसल देखा है कि जो बाइडेन इकोनॉमिक्स की बात करते रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं, पर आवर जो इनकम एक अमरीकी की $11 से $15 करने की बात करते हैं, तो क्या ये बेसिकली वो पॉइंट्स थे जिन्होंने जो बाइडेन को सपोर्ट करवाया या कुछ और पॉइंट्स हैं? मेरे ख्याल में ये इलेक्शन जो था वो ट्रंप वर्सेस ट्रंप ही था, ये ट्रंप वर्सेस बाइडेन नहीं था। और उसमें एंटी ट्रंप वोट है, मेरा ख्याल है उसमें बहुत उसने कलीदी किरदार अदा किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त जो अमरीकी अवाम है वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है।
तो ये उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिसीज के ऊपर जरूर जो कोविड है वो एक मेन इशू वहां पे रहा, कि दोनों की पॉलिसी फर्क था, लेकिन उससे बढ़कर मेरे ख्याल में ये एंटी ट्रम्प वोट ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगेन बात कि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी में अगर आप ये समझें कि 2016 में लोगों ने समझा कि उन्होंने गलती की कि एक ऐसे शख्स को जो शायद इस काबिल नहीं था कि सदर बना दिया, मेरे ख्याल में वो चैलेंज हो गई है, उससे ज्यादा वोट उनको पड़े हैं, तो ट्रम्प की सपोर्ट में कमी नहीं आई। हाँ, ये जरूर हुआ है कि उनकी मुखालफत में इजाफा वोट ज्यादा पड़े। ठीक हो गया कामल, इस हवाले से हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे और पाकिस्तान के साथ इन तमाम तरह इलेक्शन की वजह से जो भी ताल्लुकात होंगे, जो इसके नताइज होंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और विल ट्राई कि हमें साजिद तारड़ साहब भी ज्वाइन करें, जो कि असिस्ट करते रहे डोनाल्ड ट्रम्प साहब को, और उनका भी तज्जिया हम लेंगे। रिपब्लिकन से उनका ताल्लुक है, इससे बात करेंगे। ब्रेक लेनी? बिल्कुल, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हम यूएस इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ एंगल्स पे बात की। इस वक्त हमें साजिद तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक सीनियर रहनुमा है रिपब्लिकन पार्टी के, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़ा करीबी उनका ताल्लुक भी रहा, काम भी किया, और इस टेन्योर के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, इस पहली टर्म के अंदर पाकिस्तान भी आए और पाकिस्तानी और अमरीकी ताल्लुकात के हवाले से भी अहम रोल अदा किया। तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में चूंकि सुबह आपके यहाँ तो रात होगी, आपने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या सिचुएशन है आपकी पार्टी की? जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो तो कुछ खास हौसला अफजा नहीं है आपकी पार्टी को लेकर, क्या बताएंगे आप हमें? देखिए, मैं एक बात तो एडमिट करूंगा, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्वीप करेंगे, वो स्वीप नहीं हुआ है। उसका मैं आज सारा दिन बैठ के तजिया करता रहा हूँ, तो उसमें मेरा जो कंक्लूजन ये था, एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, सारी जिंदगी मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और मैं लॉयर हूँ। मैंने आज कंक्लूड किया है, मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होना इतना आसान नहीं है, इनको डिफीट करना इतना आसान नहीं है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की जंग जो सिर्फ है जो बाइडेन से नहीं थी, उनकी एक पूरे उनके खिलाफ एक ऑलमोस्ट अमेरिका और पार्टी एंड हाफ ऐसे कि एक पार्टी तो डेमोक्रेट उनके खिलाफ थी, आधी रिपब्लिकन पार्टी एस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ थी। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं आजकल, उसको कहते हैं राइनो, रिपब्लिकन इन द नेम ओनली। तो उस तरह के हज़ार हमारे पास बहुत ज्यादा है, बैक स्टैबर बहुत है, लेकिन फिर भी अभी तक हम पूरी उम्मीद है, अभी इतना जल्दी नहीं है। So don't you think real backstabber was the policies that you had? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि it was not about Trump versus Biden, it was Trump versus Trump because of the Donald Trump's policies. इसको कैसे आप डिनाई करेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल आप उसको डिफाइन कर लें, लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप वाज होल्डिंग कंजर्वेटिज्म, अब कंजर्वेटिज्म वर्सेस सोशलिज्म प्लस ड्रग्स और प्लस सेलिंग इट टू चाइना, तो ये आगे बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है, बल्कि आपके लिहाज से भी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि चाइना के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतर होंगे। अब आगे उसका पता नहीं है कि आप कहां जाएंगे, लेकिन एक मैं उसमें छोटा सा आज आपको बताना चाहता हूं कि एक तो 264 जो उनको इलेक्टोरल वोट दिए गए हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता। जिन पार्टीज में, जिन स्टेटों में इस वक्त कई स्टेटें जो है जो बाइडेन को दे दी गई हैं, लेकिन मुकम्मल रिजल्ट नहीं आए। मैं एरिजोना की मिसाल देना चाहूंगा, वहां पे एक काउंटी, उसका नाम मैरिकोपा काउंटी है एरिजोना की, वहां से 5 से 6 लाख अभी वोट जो डोनाल्ड ट्रंप के हैं वो काउंट नहीं हुए। एक और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तो आज एरिक ट्रंप साहब ने मेयर जुलियानी के साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 4 स्टेट्स में उन्होंने लास्ट सूट फाइल कर दिया। नेशनल मीडिया के सामने आके कोर्ट्स जो है बगैर प्रूफ के केसेस नहीं लेते। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, दूसरा मैं 2 वाकयात आपको मैं बताना चाहूंगा। एक तो मिशिगन में एक विसल ब्लोअर जो कि यूएस पोस्टल सर्विस का एम्प्लॉई है, उसने आज विसल ब्लोअर बना है। उसने कहा है कि हमें वर्बल ऑर्डर दिए गए मिशिगन में कि 4 तारीख को आज कि आप बैलेट निकाल के उन पे हाथों से स्टैंप लगाएं नवंबर 3 की, और उसको वापस मेल में डालें। वो विसल ब्लोअर बन चुका है। और दूसरा, एक मैं बात आपको बताऊं, वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड है कि डिट्रॉइट मिशिगन में रिपब्लिकन जो वोटर थे वो बाहर खड़े थे, दरवाजे बंद करके शीशे कवर करके अंदर उन्होंने जो है वो वोटों के बैलेट्स के साथ उनको उन्होंने कंप्रोमाइज किया है। अब मैं इस तरह ये बताऊंगा कि ये चीजें अब कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि कोर्ट डिसाइड करेंगी, सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों ने राब्ता भी किया, क्या लगता है कि ये सारी सिचुएशन जिस तरह से आप लोगों ने ऑब्जर्व भी की, कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जी फ्रॉड है, धांधली हो रही है, तो क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है कि प्रॉपर्ली आप लोगों की बात या इस तरह को इसको वैल्यू किया जाएगा या रिगार्ड किया जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक तो दोनों पार्टीज के पास इस वक्त फौज ऑलमोस्ट है लॉयर्स की,
और मैं अभी तक मुझे 35 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, आई स्टिल हैव अ फेथ ऑन द इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री। सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई करेगी, कांग्रेस जस्टिफाई करेगी, और अभी कई अदारे इतने स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इनका जो दूसरी साइड है वो बिलीव करते हैं लूट मार में, 1 साल से अमेरिका को खोखला कर रहे हैं जला के अमेरिका, और दूसरा अमेरिका में डिफेंडिंग पुलिस कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी कुछ स्टेबिलिटी नहीं। बिल्कुल मुख्तसरन बता दीजिए कि आपके लहजे और बातों से ऐसा लग रहा है कि आप रिजल्ट्स को तस्लीम कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ चुके हैं कि वाकई इस वक्त जो बाइडेन जीत चुके हैं। ऐसा है तारड़ साहब? नहीं, वो किस तरह से, जब मुझे ये बताएं 4 केसेस, बिकॉज आप सारे ऑप्शंस वो कह रहे हैं जो एक हारी हुई पार्टी। आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई है, विसल ब्लोअर सामने आ गए। इट सीम्स लाइक यू आर एक्सेप्टिंग कि आप हार चुके हैं। एक्सेप्टेंस किस तरह मान ले, उसकी वजह ये है कि अगर आप हमारे साथ इस तरह धक्का करेंगे तो हम किस तरह मान लेंगे। अब मैं छोटी सी बात बताऊंगा, हम इस पे एहतजाज करने वाले हैं या डीसी के बाहर जो इस वक्त 500 बंदे 3 दिन से बैठे हैं, वहां सारे बोर्डेड अप कर दिया। न्यूयॉर्क अप, कैलिफोर्निया बोर्डेड अप, सैन फ्रांसिस्को बोर्डेड अप, और ये मुझे ये बता, हारे वो लग रहे हैं कि हम लग रहे हैं। चल विश यू ऑल द बेस्ट। इस पे बात करते रहेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। इस पे बात होती रहेगी आपसे। और कामरान यूसुफ, बिल्कुल कामरान यूसुफ, आपसे भी हम इसी पॉइंट पर डिस्कशन करना चाहेंगे कि अभी जो सिचुएशन है कि सबसे ज्यादा, जिस तरह से ब्रेक से पहले भी हम बात करते हैं, कंसर्न ये नहीं है कि जीतेगा कौन, कंसर्न सबसे अभी जरूरी ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया है। मैं तारड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि तारड़ साहब के लहजे से क्या लग रहा है इनको? मुझे तो लगा कि ही इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि हम हार चुके हैं। कामरान, उनके लहजे से तो मुझे ये भी लग ये रहा है कि पाकिस्तानी इंतखाबात की बात हो रही है। पाकिस्तान का जो पोजीशन का या जो इलेक्शन हार गया हो वो बात कर रहा हो, तो मतलब पीडीएम के और इस वक्त जो रिपब्लिकन का जो बयानिया है उसमें मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। और ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका की दुनिया मिसाल देता था दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, और हम हमेशा कहते थे कि वहां पर ग्रेसफुली लोग शिकस्त एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका में भी बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि इनकलाब, पता नहीं किस तरह का इनकलाब आ रहा है। बहरहाल अमेरिका उस लिहाज से हमें सुबह सुबह इन्होंने पाकिस्तानी सियासत की भी कर ली। हम भी अगर इलेक्शंस को मिस करें तो हम वो सारे जो कह ले एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम एक ब्रेक लेनी है जी। और कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं, टाइम कम है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे महंगाई की। तो अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। चाहे खुरोनोश की बात की जाए या दीगर बेसिक नेसेसिटीज की बात करें तो हर चीज महंगी है। वजीर आज़म इमरान खान ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम तो उठाए, लेकिन साथ साथ टाइगर फोर्स की खदमात लेने के भी इस हवाले से उन्होंने उनको मुतहरिक किया है। जखीरा अंदोज और मुनाफाखोरों की निशानदेही करने में ये टाइगर फोर्स मसरूफ है, और इस फोर्स के मुकाबले मुस्लिम लीग नून ने शेर जवान फोर्स कायम की है। और इस हवाले से भी इसका मकसद बेसिकली ये बताया जा रहा है कि वो आवाम में वोट की अहमियत हो, और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कुछ इकदाम उठाएं। और ये अजीब ही सूरत हाल आने वाले वक्त में नौजवानों के दरमियान पैदा होगी। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं उमूर नौजवानान के ऊपर, यूथ अफेयर्स के ऊपर, और वो बेसिकली रूहे रवां भी हैं। इस वक्त टाइगर फोर्स को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक इवेंट भी किया कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इसमें प्राइम मिनिस्टर आए, बड़ी धुआंधार तकरीर की, आपको याद होगा, नौजवानों के साथ। इस वक्त उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा उनसे पूछें क्या करी उनकी टाइगर फोर्स और किस तरीके से इंपैक्ट करने जा रही है इस महंगाई के मामले को। उस्मान, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो टाइगर फोर्स बनाई गई है, अब इसका मकसद क्या नजर आता है? टाइगर फोर्स की इस वक्त मुकम्मल तादाद कितनी है, चूंकि आपने एक पोर्टल भी बनाया, और क्या खिदमात अब तक सर अंजाम दे चुकी है या दे रही है ये फोर्स? देखिए, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोरोना पेंडेमिक में वसाइल और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्स की कमी को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी दानिशमंदी के साथ पाकिस्तान के नौजवानों पर मुश्तमिल एक टाइगर फोर्स बनाने का फ़ैसला किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान के इन पढ़े लिखे नौजवानों का। 10 लाख से ज़्यादा नौजवान टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हुए। कोरोना के दौरान SOPs की इम्प्लीमेंटेशंस पर, एहसास मैनेजमेंट सेंटर्स पर, मॉस्क की SOPs पर, राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर, पार्क्स, ट्रांसपोर्टेशन, नो मास्क नो सर्विसेज, मैं समझता हूँ बड़े जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान के नौजवानों ने बिला मुआवजा, बगैर किसी लालच के एक कौमी जज्बे में काम किया। और ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं
कोरोना की आंख में आंख डालकर अपनी जान को हथेली पे रख कर अपने इलाके में, ज़िले में, तहसील में, शहर में, गली मोहल्लों में जो खिदमात इन्होंने सर अंजाम दी, मैं इनको सलूट करता हूँ और पूरी कौम को इन पे फख्र है। टाइगर फोर्स के हवाले से वजीर आजम इमरान खान खुद भी महंगाई के हवाले से खासा नोटिस ले रहे हैं और टाइगर फोर्स भी मुतहरिक नजर आ रही है, लेकिन अभी तक हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में क्यों इतनी बेबस है? देखें, टाइगर फोर्स ज़हीरा अंदोज़ों की निशानदेही कर रही है। पहले मैं वाज़ेह कर दूं, टाइगर फोर्स के किसी नौजवान के पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं एक्शन करने का। एक्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। और पिछले तकरीबन 6 से 7 माह की रिपोर्ट जो मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक साहब के साथ देखी और जो हमें डाटा प्रेजेंट किया गया, तकरीबन 7 अरब से ज़्यादा जो ज़हीरा अंदोज़ी की गई वो टाइगर फोर्स की निशानदेही पर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पंजाब की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने वो रिकवरीज की, उसके साथ साथ 9000 से ज़्यादा FIRs की गई और तकरीबन आप कह सकते हैं 10,000 से ज़्यादा लोग इवन उनको हवालात तक का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ ओवर चार्जिंग के हवाले से तकरीबन 55 से 60 करोड़ रुपए तक ओवर चार्जिंग पिछले 6 से 7 माह के दौरान आप कह सकते हैं पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में की गई। उसके बावजूद अगर आज चीज़ें स्टेबल हैं, नीचे आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और वो बुनियादी वजह सप्लाई डिमांड का एक इम्बैलेंस है। इसीलिए हुकूमत वीट और शुगर इंपोर्ट कर रही है ताकि उस गैप को हम पूरा कर सकें और ये प्राइसेस अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह ताला नॉर्मल हो। उस्मान डार ये भी बताइएगा कि ई गवर्नेंस के ऊपर आपकी गवर्नमेंट ने शुरू में बड़ी बात की, प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया, डिजिटल पाकिस्तान को भी लॉन्च किया गया, टाइगर फोर्स के जरिए अब ई गवर्नेंस लाने की बात की जा रही है। अब तक ई गवर्नेंस को लेकर इस सिस्टम पे क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से बताइए। देखें, जिस डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम का हमने tigerforce.gov.pk के पोर्टल से और वेबसाइट से आगाज़ किया, इसका बुनियादी मकसद ये था कि हमने जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग के साथ स्मार्टफोन्स में थ्रू, एक तो मैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन और उनके जो DG हैं फैसल शहजाद, उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने ये ऐप डेवलप की, उनकी पूरी टीम ने। इससे अब टाइगर्स जो हैं अपने यूनियन काउंसिल्स में शॉप्स की जहाँ कीमतें अवेज़ा नहीं है या ओवर चार्जिंग की जा रही है, यहाँ कहीं ज़हीरा अंदोज़ी की जा रही है, बाकायदा पिक्चर लेते हैं, सिस्टम में सबमिट करते हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब, AC साहब या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उनकी निशानदेही पे एक्शन कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और मैं पूरी उम्मीद हूँ इसी ऐप को हम दीगर गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ में, जैसे अगर मैं सफाई की बात करूं इस सिलसिले में, जैसे हमने 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे के ऊपर शजरकारी का फैसला किया था, पूरे मुल्क में तरीक साज शजरकारी की गई, 40 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए और उसमें से 30 लाख सेल्फीज हमें आई। ग्रीन सेल्फी का हमने ऑप्शन रखा था इस डिजिटल ऐप में और पूरे पाकिस्तान में से टाइगर्स ने हमें 30 लाख सेल्फीज। राइट उस्मान, ये फैसला तो उस लिहाज से ठीक ही है, लेकिन जहां पे जिम्मेदारी दी जाती है वहां पे अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इख्तियार के साथ। सो ये एलिमेंट भी अगर आ जाए तो टाइगर फोर्स शायद इफेक्टिव काम कर सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे इंशाल्लाह इन डिटेल्स इस पे दोबारा भी बात होगी। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की जाने बढ़ें, अपने पोल्स के हवाले से आपको बता देते हैं। अब यूएस इलेक्शन के बारे में आज हमने आपसे पूछा है कि इस इलेक्शन के बाद जो पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन होने जा रही है उसमें क्या पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात पर मस्बत असरात मुरतब होंगे, पेशरफ्त होगी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नंबर आपके सामने है ऑन योर व्हाट्सएप नंबर्स। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की, माइंड मैटर्स की। और माइंड मैटर्स में हमारे साथ हैं खुबैब, जिनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और इस माइंड मैटर्स में हम बात करेंगे डिप्रेशन पे, उसकी अलामात पे। C.S. लेविस जो है उनकी एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ पेन, उसके अंदर वो लिखते हैं कि द मेंटल पेन इज लेस ड्रामेटिक देन फिजिकल पेन बट इट्स मोर कॉमन एंड आल्सो मोर हार्ड टू बेयर। द फ्रीक्वेंट अटेम्प्ट टू कंसील मेंटल पेन इंक्रीजेस द बर्डन। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप ये कहें कि मेरा दिल टूट गया है तो लोग उसको इतनी अहमियत नहीं देंगे। हाँ, लोग फिजिकल पेन के हवाले से ज़्यादा अहमियत देंगे कि मेरे दांत में दर्द अगर आप कहेंगे तो उसको हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत एम्पैथी मिल जाए। लेकिन डिप्रेशन क्या है, उसकी अलामात क्या है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। हमने मदऊ किया है खुबैब कैनी साहब को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इंतहाई तजुर्बाकार, और इनसे हम पूछेंगे सबसे पहला सवाल। एक तो
जनरली हमारे यहाँ अब ये हो गया है कि मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया था कि मैं बड़ा डिप्रेशन फील कर रहा था। डिप्रेशन की एग्जैक्टली अलामत क्या है कि जिससे हम पता चले कि हम डिप्रेशन में हैं? हमारे हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वोकेबलरी की एक टर्म के तौर पे भी डिप्रेशन का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और लोग एक दूसरे को बात करते हुए कहते हैं कि मैं बड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूँ या मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हूँ इस वक्त जो है। डिप्रेशन जो मर्ज है वो और ये जो हम वोकेबलरी की एक टर्म के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। उदासी में और डिप्रेशन में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वक्ती तौर पर उदास हो जाना एक अलग चीज़ है और डिप्रेशन के मर्ज का शिकार होना एक अलग चीज़ है। डिप्रेशन के अंदर कुछ अलामात का एक सेट है, कोई 10 के आसपास कुछ अलामात हैं। उनमें से 5 अलामात जो हैं वो आपको लगातार 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। पहली बात, वो अलामात क्या हो सकती हैं? नींद की कमी बेशी, आप या तो बिल्कुल सोना बंद कर दें या 15-15, 16-16 घंटे सोए रहें। भूख की कमी बेशी, या आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें या बहुत कम खाना शुरू कर दें। ठीक है। उसके बाद आपको सुसाइडल थॉट्स आना, आपका मूड जो है हर वक्त लो रहना, आपकी बॉडी मूवमेंट्स का स्लो होना। तो ये कुछ अलामात हैं 10 के करीब। इनमें से कम 5 अलामात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा के दौरानिए के लिए। तब आपको एक मेंटल हेल्थ का प्रोफेशनल जो है वो डायग्नोज करेगा, लेकिन 3 चीज़ों को ज़हन में रखते हुए कि वो अलामात किसी बीमारी की वजह से ना हो जो कि जिस्मानी बीमारी की वजह से हो रही हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे किसी दवाई खाने की वजह से ना हो, और तीसरे नंबर पे आपने कोई ड्रग्स ना ली हो जिनकी वजह से वो अलामात आपके अंदर ज़ाहिर हो। जब ये तीनों चीज़ें ना हो और वो 5 अलामात, उन 10-12 में से 5 अलामात आपके अंदर मौजूद हों, 2 हफ्ते का टाइम पीरियड गुजर चुका हो, उससे ज़्यादा का टाइम हो चुका हो, तो फिर आपको एक मेंटल हेल्थ का प्रोफेशनल ही डायग्नोज कर सकता है कि आपको डिप्रेशन है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को, डेफिनेटली चैलेंजेस तो रहने हैं, ये तो इसी तरह रहने हैं, आप क्या मशवरा देंगे लोगों को कि वो कौन सी चीज़ें इख्तियार करें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिससे डिप्रेशन से बचा जा सके? अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स रखने की कोशिश करें। ठीक है। हमारे माशरे में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और अभी हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी शादी कैसे चलती है, अच्छी शादी में मियाँ बीवी के क्या ताल्लुकात होते हैं, दोनों साइड के माँ बाप के कितना असर नफूस होना चाहिए शादियों के अंदर, मुआशरा किस तरीके से शादियों को सपोर्ट कर सकता है, या जॉब्स के अंदर लोग किस तरीके के स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है अब ये हमारे यहाँ आप कहिए कि अपने एक एवोल्यूशन के मे बी मिडिल पार्ट से कहीं गुजर रही हैं। डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत सारे क्लाइंट्स देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं जो डिप्रेशन के या मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स का शिकार होकर आपके पास आते हैं। रीजंस जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि सोसाइटी में तालीम की शायद कमी की वजह से बहुत सारे मसाइल नॉन इश्यूज़ की वजह से पैदा होते हैं। वो इश्यूज़ हैं ही नहीं बुनियादी तौर पे। अगर एक खास पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो जो भी सास बहू जो भी मामलात हो रहे हैं एक्चुअली मोस्टली नॉन इश्यूज़ हैं। ऐसे ही है। ये इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आपकी और बहुत वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि हमारे यहाँ लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं कि बच्चा पहले साल में पैदा नहीं हुआ और वो कहते हैं कि शायद अब हमें मर जाना चाहिए, अब हमें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। और किस लिए नहीं है? वो कहते हैं कि आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशन थी और हम क्यों नहीं कर पाए 1 साल में, हालांकि ये तो कोई इशू नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बहुत लाइट लेना चाहिए, हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए उस सिलसिले में, लेकिन हम करते हैं। अच्छा, इसकी वजह ये भी है कि शायद तालीम कम होने की वजह से या साइंटिफिक तर्ज फिक्र ना होने की वजह से आप ज़्यादा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते, बहुत सब्जेक्टिव अपने अंदर। तो गांव में या मुख्तलिफ जगहों पे हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ बड़ी अहम है कि फ़लाँ ने मुझे ऐसे देखा या फ़लाँ ने मुझे इस तरह की बात की, ये बहुत अहम है। और मालूम होता है कि ये बड़ा नॉन इशू है, लेकिन ये डिप्रेशन और बड़े ख़तरनाक किस्म के मामलात की तरफ बंदों को ले जाता है। देखिए, जो हमारे गाँव की ख़ास तौर पर लाइफ है, वहाँ पे जो एक ख़ानदान है उस ख़ानदान को से जुड़ी हुई जो उनका इज़्ज़त का गांव के अंदर कॉन्सेप्ट है और एक फ़र्द का जो अपनी इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट है, वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं और वो हर वक्त बहुत हाइपर विजिलेंटली उसको देखते हैं कि कहीं पे किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो जो लाइटेडनेस है ना मुआशरे के अंदर कि यार किसी ने अगर मेरे ऊपर एक अच्छा जोक किया, उस जोक को ले लेना, रिसीव कर लेना और फिर उसके साथ अपने ऊपर हंसना, इसके ऊपर लोगों ने कैरियर्स बनाए हैं। बाय द वे, अमानत चंद साहब आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। इसी चीज को यूज करते हुए कि उनके साथ लोगों ने जोक्स करना शुरू किए, उन्होंने अपने ऊपर जोक्स करना शुरू कर दिए और उनका कैरियर इस वक्त वो हमारे माशरे के रिस्पेक्टेड 3 लोगों में से एक हैं, रिस्पेक्टेड 3 आर्टिस्ट में से एक हैं। तो लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना। कहीं ना कहीं अपने लिए वो मार्जिन छोड़ना है जहां पे हम ऐसे फर्द हों जिसके ऊपर हंसा जा सकता है, जिसका कभी कभी मजाक उड़ाया जा सकता है। ये नहीं कि हम हर वक्त अपने आप को बहुत बड़ा साहिब या साहिबा बना के बैठे हैं। हाँ, हर वक्त जरूर नहीं। थैंक यू वेरी मच सर।
नाजरीन, अपने ऊपर हंसना जो है वो बाकायदा एक जहानत की अलामत है। और आपको वो शहर जो बहुत कदीमी शहर होते हैं, मिसाल के तौर पे आपको लाहौरी इस हवाले से बड़ा मिलते हैं कि लाहौरी जो है वो अपने ऊपर हंस सकते हैं, अपने ऊपर जुगत मार सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसका 1000-1200 साल का एक तहजीबी सफ़र है। तो ये एक इंटेलिजेंस का सफ़र है, ये एक जहानत का सफ़र है। आप अगर जहीन है तो आप अपने ऊपर हंस सकते हैं, अपना खुद लतीफ़ा बना सकते हैं। ये बाकायदा जहानत की अलामत है और ये बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी ईगो को रिलैक्स रखने के लिए और आपको इन चीज़ों की तरफ बचाने के लिए जो आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी या मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ लेके जाती हैं। तो खुबैब साहब से जो हमारी ये नशिस्त थी, इसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि ईजी लें, चीज़ों को ईजी लें और बहुत ज़्यादा कंपोज होना या बहुत ज़्यादा सीरियसनेस या बहुत ज़्यादा संजीदगी जो है वो भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। अगले माइंड मैटर्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं सेकंड हाफ के अंदर। आई होप कि पहला हाफ आपका हमारे साथ अच्छा गुजरा। इससे पहले कि हम दोबारा से अपने सेगमेंट्स की जाने जाए, प्रोग्राम का बाकायदा हमें कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से आप सबको कहना है, बार बार हम अपने प्लेटफॉर्म से यही मैसेज देते हैं कि आपने एहतियात करनी है, SOPs का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। ये सारी चीजें अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने जिस तरह पहली लहर का मुकाबला किया था, इसी तरह ये सेकंड वेव ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका हमने मुकाबला करना है। अपने बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल खास तौर पर रखें, मास्क पहन लें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल मूवमेंट कम से कम रखें। ये बात बहुत जरूरी थी करना। और अब हम बढ़ेंगे एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव कम इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, और वो है मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं हूं हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं बाग़ जिना में मौजूद हूं और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बाग़ जिना लाहौर में कहाँ है, कैसा दिखता है, क्योंकि आप लोग कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आए होंगे सैर के लिए, पिकनिक के लिए। लेकिन बाग़ जिना जो पहले लॉरेंस गार्डन के नाम से जाना जाता था, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। पहले नजर डालते हैं लॉरेंस गार्डन पर। नाज़रीन, आज हमें मेरा पाकिस्तान में ज्वाइन किया है वसी शाह साहब ने, तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठी तशरीफ रखिए। थैंक यू। शाह साहब, सुबह उठना कितना मुश्किल लगता है? सुबह देखिए, आप अगर कोई काम अच्छा ना भी करते हो तो बहरहाल उसका प्रचार तो करना चाहिए। तो मुझे इस तरह से अच्छा लगता है कि मैं सोता चूंकि फजर के बाद हूँ तो सुबह का लुत्फ बहरहाल में ले लेता हूँ। बट अदरवाइज आपको पता है, इकबाल, मैं इत्तेफाक से इकबाल ही पढ़ रहा हूँ कि इकबाल का वो शेर है ना कि जवानों को मेरी आहट सहर दे। तो इकबाल जो थे वो बहुत यानी कि इसको बड़ा इंकरेज किया करते थे सुबह उठने को। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे बहुत सारे शोरा कराम जो मतलब फराज साहब जो थे वो अगर 3 बजे भी सोते थे कहीं मुशायरों में बाहर या उनकी जो रूटीन थी तो सुबह के वक्त उठ जाते थे। तो सुबह उठना बहरहाल नथिंग लाइक इट, बड़ा कॉन्टेम्पलेटिंग आपको टाइम मिलता है, बड़ी सेरेनिटी एंड पीस होता है। अच्छा शाह साहब, आज हम लोग लॉरेंस गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट जो है वो कायदे आज़म लाइब्रेरी है। तो इसका तारीखी पस मंजर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, आप कह सकते हैं कि लॉरेंस गार्डन जो है वो माल रोड की लाहौर की पहचान है। और इसकी पहचान जो है वो ये जो सफ़ेद इमारत जो आप देख रहे हैं नीचे, ये बुनियादी तौर पे सर जॉन लॉरेंस जो थे वो और उनके भाई जिन्होंने ये बुनियादी तौर पे ये पूरा आइडिया जो है कंसीव किया था, पूरा मंसूबा और बनाया था, उनकी यादगार के तौर पे 1862 में जी ये जो आप देख रही हैं बिल्डिंग, ये मोंटगोमरी हॉल है। इसकी बैक पे जो दूसरी जो इमारत है जो कि अब एक कर दी गई है, जो कि मुत्तसिल थी, अब इसको एक कर दिया गया है। अच्छा। तो जो फ्रंट पे मॉल रोड से जो नजर आती है आपको वो लॉरेंस हॉल है, जो 1862 में उनकी यादगार के तौर पे बनाया गया था। जिन्होंने ये बाग जो है ये बनाया तो सोशल एक्टिविटी की ये सारी जगह थी। यहाँ पे 3 क्लब्स भी थे जमाने में। एक ख़वातीन का क्लब था, फिर कॉस्मोपॉलिटन एक क्लब था। जो लॉरेंस जो रोड है वहां से उसका रास्ता, जब आप लॉरेंस रोड से अंदर आते हैं तो वो क्लब जो है कॉस्मोपॉलिटन आपको मिलता है। अच्छा शाह साहब, स्टार्ट में इनिशियली इस बिल्डिंग का नाम जिना लाइब्रेरी तो नहीं होगा, तो क्या नाम था इसका? हाँ, इस देखिए, ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये मोंटगोमरी हॉल है और उसके पीछे जो थी वो लॉरेंस हॉल था, जो कि लॉरेंस की यादगार के तौर पे बनाया गया था। और जो तीसरा जो क्लब था यहाँ का बड़ा, जो जिमखाना आप लाहौर वाला देखते हैं, वो पहले इस इमारत में हुआ करता
जाता था। ओके। इन दोनों इमारतों के दरमियान पे लाहौर जिमखाना जो है जी, वो यहाँ पर ये वाक़या था। ओके। और बाद में फिर उसको फिर लाइब्रेरी कर दिया गया और फिर तकसीम के बाद इसको कायद आज़म लाइब्रेरी नाम दिया। अच्छा शाह साहब, इस जगह की ये जो बिल्डिंग है इसकी तर्ज तामीर के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मिस्टर जी स्टोन एक साहब थे जिन्होंने इसका बुनियादी तौर पर नक्शा जो है बनाया था, और ये विक्टोरियन तर्ज की इमारत आप देख भी रहे हैं। जी। और आप देखें कि वक्त जो है वो कैसे वक्त और तहजीबें जो है कैसे अपने असरात डालती हैं। अंग्रेजों ने बुनियादी तौर पर इसकी तामीर की, फिर ये सिखों के भी ज़ेर इस्तेमाल रहा, उन्होंने अपने हिसाब से इसकी तामीर की। फिर जब यानी कि इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान जो है उसका क़याम आता है तो फिर उसके हिसाब से इसके फैसले जो हुए। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे थे कि जिमखाना तो शिफ्ट हो गया, तो जो बाकी 2 क्लब्स हैं वो भी शिफ्ट हो गए? अच्छा नहीं, जो कॉस्मोपॉलिटन क्लब है और जो खवातीन का क्लब है वो तो अभी भी इस विसिनिटी में मौजूद है। ओके, ठीक है। शाह साहब, इसके अलावा यहाँ पे कोई और बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए मतलब एक तो लाइब्रेरी ही यहाँ पे और है, छोटी, इस साइज की तो नहीं है मगर निस्बतन छोटी लाइब्रेरी है। आइए आपको दूसरी इमारत दिखाते हैं। अच्छा, ये दारुस्सलाम इसका नाम है, इस कुतुबखाने का जो छोटी लाइब्रेरी है। ठीक है। और उसके साथ मस्जिद भी है और भी कई बिल्डिंग्स हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मज़ारात हैं, वो भी जी उसी ज़माने के पुराने। और उन जो मज़ार हैं उनमें से एक मज़ार जो है वो बाबा तुर्त मुराद का मज़ार है। अच्छा, और उसकी खास बात यह है कि चूंकि बानो आपा का जो बड़ा शोरे आफाक नॉवेल है राजा गिद्ध, उसमें बाबा तुर्त मुराद के मज़ार का जिक्र है। तो लॉरेंस गार्डन जो है वो इस हवाले से एक पूरा किरदार है और एक तारीख है, यानी कि सिर्फ एक आम बाग नहीं है। और राजा गिद्ध के जो पढ़ने वाले हैं, जो बानो आपा के जो लिटरेचर के पढ़ने वाले हैं, वो मुमकिन नहीं है कि लाहौर आए तो लॉरेंस गार्डन ना आए और फिर बाबा तुर्त मुराद के मज़ार पर ना आए। अच्छा शाह साहब, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ भी मैंने देखी हैं, तो क्या ये शुरू से यहाँ बनी हुई है या अभी बनी? हाँ, देखिए, पहाड़ियों के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब वो पहाड़ियों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, मगर ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये बुनियादी तौर पे जो भट्टे थे ईंटों के, अच्छा, ओके, और उनको ही फिर एक तरह से मिसमार करके और फिर उन्हीं की जो बाकियात थी उसको इकट्ठा करके और फिर पहाड़ी की शक्ल देके और फिर वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह जो है वो कर दी गई। जबरदस्त। शाह साहब, थीसिस के दिनों में मैं जिना लाइब्रेरी तो बहुत आई हूँ, लेकिन ये दारुल इस्लाम नहीं आई। मुझे ये बताएं कि जिना लाइब्रेरी और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, एक तो बुनियादी फ़र्क ये है कि वो लाज़िम बात है एक बहुत ज़ख़ीम, एक बड़ी यानी कि उसमें जो कुतुब की तादाद है वो बिला मुबालगा हज़ारों में उससे कहीं ज़्यादा है। ये निस्बतन छोटी लाइब्रेरी, छोटा कुतुबखाना है। ये बना भी तकसीम के बाद है। अच्छा, वो बिल्डिंग जो अभी हम देख के आए हैं वो तकसीम से पहले की बिल्डिंग है, 1862 की सबने जिक्र किया, बाद में खैर लाइब्रेरी बन गई। और इसके साथ ही आप देख रही हैं कि ये एक तरह से मुत्तसिल है, बीच में बस एक रास्ता है, फिर ये मस्जिद है। ये भी बात की बिल्कुल ठीक हो गया। इस वक्त तो अभी लोग यानी कि कम है, और ये सारे के सारे स्टैंड जो है बाज़ औक़ात भरे होते हैं और अखबारात का मुतालिया जो है वो लोग यहाँ आके करते रहते हैं। तो इसमें कोई भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ इल्म से मोहब्बत करने वाले और वैसे भी मोहब्बत करने वाले यहाँ आ सकते हैं। 2 तरह के लोग जो है वो शाह साहब, अब आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अब मैं अभी चूंकि मोहब्बत करने वालों का जिक्र हुआ तो बाबा तुर्त मुराद का जो मज़ार है मैं उस पर आपको लेके जाता हूँ। शाह साहब, ये लॉरेंस गार्डन कितने रकबे पर मुहित है? अच्छा देखिए, ये आपने बड़ा एक अहम सवाल किया है। आप अंदाजा करें कि ये तकरीबन 186 एकड़ पे इब्तिदा में था, यानी कि जब इसकी तामीर हुई, और इस वक्त ये तकरीबन 139 एकड़ पर रह गया है। और बाकी कहाँ गया? इसका रकबा कहाँ गया? जी, इसमें से कुछ जो है वो चिड़ियाघर को दे दिया गया। लाहौर का चिड़ियाघर जो आपने देखा है वो यहीं से उधार लिया गया रकबा है। जी हाँ। फिर 90 शहराए कायद आज़म जहाँ पे जो साहब का चीफ मिनिस्टर भी बैठा करते थे, उनका एक ऑफिस यहाँ पे था, उनके जो मुख्तलिफ ऑफिस थे उसमें से एक यहाँ भी था। वो भी फिर और भी कुछ तामीरात जो हुई है, जो सड़कें बनी है वो भी बाद में, चूंकि जब लॉरेंस गार्डन बना उस वक्त सड़कें तो नहीं थी, बिल्कुल, बाद में सड़कों के लिए भी यहीं से रकबा लिया गया। जी, ये आ गए हम बाबा तुर्त मुराद के शाह साहब के मज़ार पे। और यहाँ पे अदरवाइज भी यानी कि जुमा और संडे को महफिल समा होता है और वो देखने से और सुनने से ताल्लुक़ है। जी जी, मुस्तकिल। और तकरीबन 200 बरस हो गए, ऑलमोस्ट 195 साल से तो इनका उर्स जो है वो मुस्तकिल मनाया जा रहा है। सालाना उर्स। जी शाह साहब, ये मज़ार कितना पुराना है? लोगों का ये मानना है यहाँ कि जब ये लॉरेंस गार्डन बन रहा था और ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर सड़क जो है ये इसको बाईपास करके और फिर ये निकाली गई है। इसलिए कि जब अंग्रेजों ने, जब लॉरेंस गार्डन बन रहा था और इसको शहीद करके मज़ार को और कोशिश की कि इसके ऊपर से सड़क बना दी जाए, तो कहा यह जाता है कि वो इसमें कामयाब नहीं हुए।
अच्छा शाह साहब, मैंने सुना है कि यहाँ बुधा से रिलेटेड भी कुछ दरख्त हैं। हाँ नहीं, देखिए असल में होता है कि लोग गुजरते हैं ना, तो इसका नाम चूंकि इन्होंने बुधा दिया हुआ है ये, और इस खास तौर पे इस दरख्त की खासियत ये है कि ये तकरीबन 110 बरस पुराना है। अच्छा, 110 बरस पुराना। और यानी कि मानना ये है कि महात्मा बुद्ध जिस दरख्त के नीचे बैठा करते थे, आसन किया करते थे और ज्ञान ध्यान किया करते थे, ये वही किस्म है बुनियादी तौर पर। तो इसलिए, लेकिन लोग गुजरते हैं तो बाद में उनको लगता है कि अच्छा जी बुधा है, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध भी बैठते थे, तो ये ऐसी कोई बात नहीं। अलबत्ता ये एक बहुत कदीम दरख्त है, पुराना दरख्त है, और इसका जो ओरिजिन है वैसे ये तो साउथ अमेरिकन है। अच्छा, साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका ने, यानी कि ब्राजील, और ये शायद लिखा भी होगा इसमें। जी 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 जी। शाह साहब, ये राजा गिद्ध वाला दरख्त किधर है? वो आदमी लॉरेंस गार्डन आए और फिर वो सीमी वाला दरख्त ना देखे, ये नहीं पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। कयूम वाला कयूम वाला जी। अच्छा, ये देखिए, ये वो काफूर का दरख्त है जिसका राजा गिद्ध में जिक्र है। जी जी जी। और इंतजामिया ने एक बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पे उन्होंने कुछ तस्वीरें जो है वो राजा गिद्ध की भी, देखिए टाइटल आपको नजर आ रहा है, बानो आपा की तख्लीकात थी राजा गिद्ध की जी। मगर अफसोस ये होता है कि ये देखिए आप यहाँ पे भी उन्होंने कई तस्वीरें लगाई थी, तो लोग वो तस्वीरें उतार के ले गए हुए हैं। तो बेसिकली हमें बहैसियत कौम भी बहुत सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरह की चीज़ों को, बिल्कुल ज़रूरत है। तो और ये वो काफूर का दरख्त है, दो दरख्तों का जिक्र है, एक ये और एक फिर वो बरगद का दरख्त। जी 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 जी, वो आगे है। चलें वो भी देखते हैं। शाह साहब, क्या ये चिड़ियाघर है? क्योंकि यहाँ पे कुछ हिरन भी नजर आ रहे हैं। नहीं, ये इन्होंने कुछ एरिया जो है इसको ये जंगला लगा के और सिर्फ हिरन ही यहाँ पर ज्यादातर पाले हुए हैं। अलबत्ता ऊपर चले जाएं तो कुछ परिंदे भी इन्होंने अपने तौर पे पाले हुए हैं। तो ये जरा आता है, अभी देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है। बाकी यहाँ पे सुबह सुबह अगर वॉक के लिए आए तो बड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग व्यू है। ये पूरा रास्ता जो है नीचे से ये आता है, फिर ये एक पहाड़ी सी काफी हाइटेड जगह पे इन्होंने पहाड़ी पे। और अगर किसी दिन फुहार हो या बारिश हो जी, तो फिर ये जगह जो है ये बिल्कुल ही अजीब मंजर जो है पेश करती है। तो बानो कुत्सिया वाला दरख्त यहाँ है? जी जी जी, उसके लिए आपको ये तय करके आना पड़ता है। ये है ओके। तो अच्छी चीज इन्होंने ये की है कि ये इन्होंने बैठने के लिए जगह बना दी। पहले कुछ नहीं था यहाँ, पहले सिर्फ एक बरगद का दरख्त जो है वो था। और जिन्होंने फिर राजा गिद्ध पढ़ा हुआ था या जो कयूम का कैरेक्टर जो यहाँ हो या बारिश हो जी, तो फिर ये जगह जो है ये बिल्कुल ही अजीब मंजर जो है पेश करती है। तो बानो कुत्सिया वाला दरख्त यहाँ है? जी जी जी, उसके लिए आपको ये तय करके आना पड़ता है। ये है ओके। तो अच्छी चीज इन्होंने ये की है कि ये इन्होंने बैठने के लिए जगह बना दी। पहले कुछ नहीं था यहाँ, पहले सिर्फ एक बरगद का दरख्त जो है वो था। और जिन्होंने फिर राजा गिद्ध पढ़ा हुआ था या जो कयूम का कैरेक्टर जो यहाँ बरगद के नीचे आता है, तो वो फिर कभी कभी स्टूडेंट्स और तलबा और लिटरेचर के लोग जो हैं वो उसको देखने के लिए आ जाते थे। तो शाह साहब आइए इसको नजदीक से देखते हैं। जी जी जी, बल्कि छू के देखिए। हाँ जी। ये है जनाब वो दरख्त। ओह वाओ, यहाँ तो अलग ही एक दुनिया बसती है। यस, अगर आपने राजा गिद्ध नहीं पढ़ा जी तो ज़रूर पढ़िए। इस दरख्त की रोमानवियत और अहमियत में फिर आपको बहुत इजाफा हो जाएगा। शाह साहब, मैंने राजा गिद्ध पढ़ा है, लेकिन आज जो ये दरख्त देख के मुझे खुशी हो रही है ना, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रहा है। और आपको याद आ गया होगा कि राजा गिद्ध का थीम जो है वो क्या है जी। उसका थीम ही यही है कि जो करप्शन है वो कैसे जीन्स में दाखिल होकर और फिर अगली नस्ल तक ट्रांसफर हो जाती है। कोई माने या ना माने, लेकिन फिर उसकी फिलॉसफी है बड़ी कमाल। बिल्कुल। तो और ये जो दरख्त है ये उस तारीखी और शोरे आफाक नावल का एक बहुत अहम किरदार है। लॉरेंस गार्डन भी एक किरदार है, फिर एक और किरदार जो है वो ये दरख्त भी है उसका। 2002 में अभी किताब आई है हेरल्ड ली की, बिल्कुल लॉरेंस ब्रदर्स से रिलेटेड। यस, जो कि वो जॉन लॉरेंस के बारे में और हेनरी लॉरेंस के बारे में है, तो इन्हीं के बारे में है। तो इस गार्डन का भी जिक्र है। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि इस दरख्त की शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेगमेंट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज मुझे बानो आपा, राजा गिद्ध और कयूम और सीमी और पता नहीं क्या क्या याद आ गया। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओवर टू यू अरमला एंड इमरान।
आपको लग रहा होगा कि हम कुछ डिफरेंट आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल लेकर आए हैं। हमने आज भी कोशिश की है कि आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएं, कैसे हमारे साथ तो मौजूद हैं ही, लेकिन अपने जज्बे और हौसले की सूरत में पूरी दुनिया के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए मिसाल कायम की है। और बायोनिक हैंड से, माज इनका नाम है, माज जो है वो बायोनिक हैंड से गिटार बजाते हैं। और इन्होंने अभी हमें बताया कि दुनिया में इंतहाई कम ममालिक हैं जहाँ पे कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, और पाकिस्तान में भी और दुनिया में शायद ये पहले शख्स है जिन्होंने ये करना शुरू किया। और मुख्तसर हम अगर माज जाहिद के हवाले से आपको बताएं, एक हादसा हुआ आज से कुछ महीने पहले ही, जिसकी वजह से इनका एक हाथ, जो इनका दायां हाथ था, वो ज़ाय हो गया। और उसके बाद इन्होंने दोबारा से ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया। और माज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनसे जब हम ऑफ एयर पे डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव सा अपना एक एटीट्यूड भी रखा और पॉजिटिवली उन्होंने उस मैसेज को कन्वे किया। माज से हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच माज कि आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आपको सेट पे बुला के, क्योंकि आप जिस लोगों से इंटरेक्ट करके हमें भी मोटिवेशन मिल रही है हमें। अच्छा माज, क्योंकि बायोनिक हैंड, जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि ये शायद आप पहले पाकिस्तानी हैं, ये दुनिया में भी इस तरह से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। एक हादसे की वजह से इंसान डाउन तो होता है, लेकिन आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया? बेसिकली ऐसे था कि इंसिडेंट के इमीडिएट बाद एक रियलाइजेशन हुई। रियलाइजेशन ये थी कि यार पहला तो ये कि जान बच गई है, ठीक है। सेकंड ये कि एक ही चीज़ गई है, बाकी बच भी गई हैं। Exactly. आंखें बच गई हैं, दिमाग चल रहा है, टांगें बच गई हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये गया है, ठीक है, खैर है, गया है कि एक लॉस है। आई डोंट, लेकिन बस ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली आप ट्रॉमा में चले जाते हैं या आपको डिप्रेशन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है, और आफ्टरवर्ड्स आपको अपनी लाइफ के साथ कॉप अप भी करना है, अपनी एक्टिविटीज भी अंजाम देनी है। सो हाँ, किसने आपको मोटिवेट किया? बेसिकली मोटिवेट करने वाले भी साथ बहुत लोग थे, ठीक है, फैमिली भी, फ्रेंड्स भी, कजन्स भी, सब लोग ही। बट जो एक चीज़ जो मोटिवेशन अपने अंदर थी वो एक यही थी कि यार लाइफ गुजारनी है जितनी बच गई है, और अच्छे से गुजारनी है, रोकना कुछ नहीं है। और अब कह लें कि जो पर्सपेक्टिव्स हैं लाइफ स्पेंड करने के, पहले और थे, अब और है। पहले ये था कि यार ये कर लो, लाइक उसमें कह लें कि अपने लिए जो करना है कर लो, ठीक है। अब बेसिकली पर्सपेक्टिव ये है कि यार दूसरों के लिए जो भी कर सकते हो वो कर। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, पेपर में फेल हो गए तो बड़े इवन लोग सुसाइड का सोचना शुरू कर देते हैं, अम्मी अब्बू ने डांट दिया, घर छोड़ के चले जाते हैं मायूसी की तरफ। लेकिन लोग, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लम्स में पढ़ाते हैं और गिटार भी बजाते हैं, और उस हाथ से बजाते हैं जो कि मशीनी हाथ है इनका, लेकिन उसके बावजूद ही इज एन इंस्पिरेशन। उस्मान, आप जो फ्रेंड्स हैं उनके अंदर कैसा होता है उठना बैठना? हाउ डू यू फील बीइंग इन देम? और म्यूजिक उसी तरह से चलता है, you guys have the एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल हुआ? क्यों? सबसे पहले क्वेश्चन ये कि नॉर्मल हुआ क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल था। अगर मैं नॉर्मल हूँ, मेरे साथ लोग वैसे ही इंटरेक्ट करेंगे जैसा मैं खुद बिहेव करूंगा, ठीक है। अगर मैं अपने साथ नॉर्मल हूँ, बाकी सभी मेरे साथ नॉर्मल है। अगर मैं अपने आप को करूंगा ना, डाउन करूंगा या सिंपैथी वाली साइड पे लेकर जाऊं, ठीक है, सिंपैथी लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है, या मैं कहूंगा यार ये देखो मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली लोग भी वैसे ही करेंगे, उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। जब आप अपने साथ नॉर्मल हो, सारे लोग आपको वैसे ही नॉर्मल, आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। तो बजाय इसके कि आप इसके बारे में ज्यादा सोचें कि आपने क्या लूज किया, आपने वो सोचा कि आपने क्या आपके पास किया, मेरे पास क्या रहा, और उसके बाद मैंने कितना कुछ जो गेन किया, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस गेन किया कि एक्सपेक्टेशन लेवल जो हम लोग कहते हैं कि अभी दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, भाई अपनी बॉडी से भी एक्सपेक्ट ना करो, ठीक है, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। सो जस्ट लिव योर लाइफ हैप्पीली, फील ब्लेस्ड, ठीक, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं उन ब्लेसिंग्स को फील करें कि यार एग्जैक्टली कि आपके पास, लाइक इवन मैं कहता हूँ कि ये आप अगर राइट हैंड से कर पा रहे हैं ना, ये भी एक ब्लेसिंग है। और हम सब, मेरे ख्याल से हम सब यहाँ पे जो सेट पे मौजूद है, हम अक्सर इतनी नाशुक्री करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मेरे ख्याल से माज, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इस तमाम चीज़ों को कॉपी किया। गिटार बजाने का शौक कैसे हुआ और किस तरह से आपने इसको परस्यू किया? गिटार बजाने का ऐसे हुआ कि स्कूल में ही इवन जो मेरे बड़े भाई थे, ठीक है, वो प्ले करते थे, ठीक है, तो उनको देख देख के उन्होंने भी साथ साथ के भाई प्ले कर ले, कर ले, कर ले। एक दो दफा प्ले किया, घर पे प्ले किया, प्ले करते करते प्रैक्टिस में जैसे ही आ गया, अभी एक दो कॉर्ड्स ही आए, अच्छा, तो एक दिन गिटार स्कूल ले गया। स्कूल जाके जब प्ले किया तो एवरीवन वाज लाइक के भाई वाह। तो उसके बाद एक यानी कि अच्छा यार ये इतनी मजे की चीज है कि आप एक पब्लिक को एक पॉजिटिव एनर्जी ले, कहने कि वो चीज अब समझ आती है। और म्यूजिक इटसेल्फ उसके अंदर बहुत अच्छा बजाय इसके कि हम आगे बढ़े, जरा थोड़ा सा गिटार बजा के दिखाएं लोगों को, ताकि समझ आए कि हाउ मोटिवेटेड यू आर और कितना जबरदस्त म्यूजिशियन है ये भी हम जरा बताएं।
Very nice. That's great. So this is how it works. जबरदस्त बात है। इसके बाद अब प्रैक्टिस जारी रहती है और ये भी बताइए क्योंकि फिजिकल ओब्वियसली हाथ का थोड़ा सा मूव तो आपका आम पूरा कर सकता है, आम मूव थकावट होती है बजाते हुए, थोड़ा ऐसा फिजिकली फील होता है पहले से ज्यादा? हाँ, इट वर्क्स नॉर्मल? एग्जैक्टली एक चीज नेचुरल थी, हाँ, अब एक टूल है ये टूल ही, ठीक है, बट मैं इसको किस तरीके से यूज करता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है, क्योंकि सेंसर्स हैं वो वर्किंग अच्छा, कर रहे हैं। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि ये जो आपने ये सारा प्रोसीजर करवाया है, ये आपने कहाँ से करवाया? क्या बाहर बैरून मुल्क से करवाया, पाकिस्तान से करवाया? ये पाकिस्तान में बेसिकली कराची में कंपनी है बायोनिक्स, ठीक है, वो मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, तो वो लोग ये काम ऑलमोस्ट 4 years से कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पूरी दुनिया में मैं सर्च आउट कर रहा था क्योंकि खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे डिजाइन इट फॉर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू माय हैंड एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू माय साइज। ये वर्क कैसे करता है? सेंसर है, ठीक है, सेंसर मसल से अटैच है, मसल्स हमारे माइंड के साथ, ठीक है। अब मैं सिग्नल्स हैं चल रहे हैं, ठीक है, आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, वो सारा वो चल रहा है। जैसे ही मैं अगर कुछ करता हूँ, सोचता हूँ, एंड यू कैन मूव योर फिंगर्स? यस, माशाल्लाह। अब मेरी फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि मैं कितनी फोर्स के साथ, अब लाइक ये मेरा थंब आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये मेरी फिंगर्स। कैन यू लिफ्ट थिंग्स इसके साथ? आप फोर्स होती है? डिपेंड, अपनी प्रैक्टिस में हूँ, उस चीज़ में प्रैक्टिस में हूँ, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक के जैसे बच्चा छोटा नया नया चलना सीखता है तो उसकी टांगें काटती हैं, ठीक है, तो वो सारा वो तो कोई सेशंस वगैरह ले रहे हैं आप? कोई फिजिकल कोई थेरेपीज ऐसे? नहीं, तो ये आपकी प्रैक्टिस है, ये इसकी प्रैक्टिस है, ये आपकी प्रैक्टिस है। हमारे प्लेटफॉर्म से, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज, कोई पॉजिटिव मैसेज हमारे देखने? वैसे तो आपका होना ही पॉजिटिव मैसेज है, बट स्टिल इट्स अ फॉर्मेलिटी, सो से समथिंग। बेसिकली ऐसे है कि जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, मेजर मैसेज, ठीक है, जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं उनको फील करें, उन ब्लेसिंग्स को, उनका शुक्र अदा करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो चीज़ आज आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। तो जब तक वो आपके पास है, जब तक वो आपकी है, ठीक है, उसका शुक्र अदा करें, ठीक है। और आएंगे डिप्रेशन आते हैं, स्ट्रेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, लर्न टू लिव एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स rather than counting your miseries. एग्जैक्टली सिंपैथीज लेने के बजाय अपने आप को एक एम्पावर्ड फील करें, और जो चीज होनी है अल्लाह की तरफ से वो तो होनी है, लेकिन ही इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच माज फॉर जॉइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन, करके थैंक यू सो मच। अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और अब बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की, और हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मोना अली हैं। थैंक यू सो मच मोना फॉर ज्वाइनिंग। कल की एक्सरसाइज तो बहुत टफ थी, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन, एंड बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। और आज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बता रही हूँ अपर बॉडी के लिए। इसी तरह आप देखते रहेंगे, मैंने हर सेगमेंट में हर एरिया कवर कर लिया। हमने कोर से स्टार्ट किया, हमने कुछ लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेज भी बताई। आज मैं आपको आर्म्स की बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा विमेन जो हैं, जो मेरा खास तौर पर मेरी टारगेट ऑडियंस होती है, वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि जी हम अपना बाकी की बॉडी जो है पहले कम कर लें, लास्ट में जब आपको आर्म्स अपने फ्लैबी नज़र आते हैं फिर आप स्ट्रेस करते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ टोनिंग के लिए एक्सरसाइजेस बताऊंगी। एक वेट्स के साथ है और एक वेट के बगैर है, ठीक है। अगर आपके पास घर में डंबल्स नहीं है, मेरे पास यहाँ पे 2 5 kg के हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 2 वाटर बॉटल्स जो बड़ी होती हैं, ठीक है, 1.5 लीटर की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन, घर में भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा जी, जो पहली एक्सरसाइज है वो है बाइसेप कर्ल्स। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको याद हो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपना पोस्चर ठीक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डंबल्स को उठाना है और इसको बाहर की तरफ, जो आपका पाम है वो आउटवर्ड फेस करेगा। एल्बोज आपने थोड़ी सी रिब केज की तरफ लेके जानी है, ठीक है। हाथ आपके ऐसे होंगे, आपने 1 at a टाइम करना है। सो इसको कर्ल करके शोल्डर तक लाना है, ड्रॉप, कर्ल करके शोल्डर तक लाना है, ड्रॉप। आपकी एल्बोज बाहर नहीं जाएंगी, रिब केज के अंदर होंगी, ताकि आपका बाइसेप टारगेट हो, ठीक है। सो अगेन अप डाउन, फुल रेंज, ठीक है। झटका नहीं देना। इसमें बहुत लोग गलत ये करते हैं कि वेट अगर ज़्यादा हो, पहली बात तो लो वेट से स्टार्ट करें। अगर वेट ज़्यादा होता है तो वो कमर से झटका देके इसको उठाते हैं, उससे क्या होता है, आपकी लोअर बैक में इंजरी होती है। सबसे पहले तो अपना कोर को टाइट करें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। ये हो गए आपके बाइसेप कर्ल्स।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ट्राइसेप डिप्स ऑन द फ्लोर। नॉर्मली ये किसी बेंच पे या किसी चेयर पे किए जाते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी फ्लोर पे कैसे करते हैं। ये कोई भी कर सकता है, ठीक है, एंड इट्स इक्वली एज हार्ड। ये काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने फ्लोर पे आ जाना है। अच्छा, ट्राइसेप पहले होते कहाँ पे है? ये आपका बाइसेप है, इसके ऑपोजिट पीछे आपका ट्राइसेप होता है। यही हमारा फ्लैबी एरिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ट्राइसेप स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है। आपने आ जाना इस तरह की सीटिंग पोजीशन में, एल्बोज को आपने बैक करना है। यहाँ से आप देख रहे होंगे मेरे एल्बोज में स्लाइड बेंड है, ठीक है। मैंने क्या करना है, टोज को लिफ्ट करके एल्बोज को बेंड करके उठना है और मेरे बाजू स्ट्रेट हो गए। बैठना है, बाजू बेंड हो गए। बेसिकली मूवमेंट आपने आर्म से लानी है, आपने हिप से नहीं उठना। नॉर्मली आप क्या करेंगे, इन आपकी नेचुरल जो होगी इंस्टिंक्ट वो आपको ये कहेगी कि आपने हिप से उठना है और हिप से बैठना है, बट ये आर्म वर्कआउट है तो आपने इसको एल्बोज से करना है, ठीक है। सो अगेन पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, चिन फॉरवर्ड, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये सिर्फ बाजुओं में नहीं बल्कि आपको ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी में फील होगी, बिकॉज आप अपने पूरे जिस्म का वेट बाजुओं से उठा रहे हैं, बट आपको बर्न बाजुओं के पीछे फील होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइजेस करें एज ऑलवेज, 30 reps, 3 rounds each, and let me know how you found these exercises, and I will be back with more inshallah. Thank you so much for having me. ओके, a bit less tougher than yesterday, लेकिन ये भी थोड़ी टफ एक्सरसाइजेस थी। खैर हमने वो भी अभी ट्राई नहीं की, ये करके चेक करेंगे, आप जरूर कीजिएगा। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान में भी आज समुद्री तूफान या सुनामी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड सुनामी डे बनाने का मकसद क्या है? वो ये है कि सुनामी के नुकसानात से बचाव के लिए आगाही पैदा करना और एहतियाती तदाबीर उजागर करना है। जी, पोल के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पोल के रिजल्ट्स बताए, और पोल क्या था हमारा? पोल ये था, क्या अमरीकी सदारती इंतखाबात से पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत तब्दीली आएगी? 64% लोग कहते हैं नहीं, जबकि 26% कहते हैं हाँ, और 10% कहते हैं पता। क्योंकि 64% लोग इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा लोग पाकिस्तान अमेरिका पॉलिटिक्स को पढ़ते भी हैं शायद, और दो तरफा ताल्लुकात को भी जानते हैं, इसलिए आपने इज़हार ख्याल किया। तो वो कह रहे हैं कि ये स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात होते हैं, शख्सियात के बदलने से नहीं बदलते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम कंसर्न बहुत हैं। सब लोग अमरीकी इलेक्शंस की बात करें, चाहे वो मीम्स की सूरत में या न्यूज़ की सूरत में कर रहे हो। खैर, क्या रिजल्ट आते हैं आपको बताएंगे। आई होप आपको आज का शो भी अच्छा लगा। जैसा भी लगा बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, कल मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।